हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी डेली बेसिस पर इंग्लिश की प्रैक्टिस कराने के लिए। अगर आप कुछ महीने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और फॉलो करते हैं तब आप देखना आपकी इंग्लिश का लेवल एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। आप क्लास के बेनिफिट देखो, डेली वोकैब मिलती है जो कि एडिटोरियल से रहती है और एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। उस वोकैब के जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी की पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि वो वर्ड है क्या, भाई नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर क्या है। तो उससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो डिफेंस वाले एग्ज़ाम्स होते हैं और कुछ अदर एग्ज़ाम्स में भी ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं कि वर्ड को पहचान कर बताओ कि ये क्या है। देन उसके सिनोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं वर्ड के, इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक वोकैब के जितने पैटर्न हो सकते हैं सारे मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो वोकैब आप यहाँ से इस क्लास से आप वोकैब सीखोगे। देन करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आते हैं उसको आप पढ़ते ही चुटकियों में समझ जाएंगे कि भाई हाँ ये है, सारा उसका ट्रांसलेट कर लोगे और आप उसमें जो क्वेश्चन हैं उनको टैकल कर पाओगे बहुत ईजिली। उसी के बेस पर एडिटोरियल के जो कंटेंट है उसी के ऊपर मैंने बनाए हैं कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज़। जो अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। तो कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज़ करते हैं आप और साथ में आप ग्रामर के भी एमसीक्यूज़ करते हैं। तो देखो आपकी वोकैब भी इस क्लास से सुधर रही है, रीडिंग पार्ट मजबूत हो रहा है और ग्रामर भी। तो तीनों पोर्शन जो एक एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो तीनों इस क्लास में कवर करे गए हैं। उसके अलावा जब आप ये वोकैब पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, बहुत तरीके से मैं समझाऊंगा। लेकिन वोकैब की नेचर होती है कि वो एक बार में याद नहीं होती है। उसके लिए मैंने एक मेथड डेवलप करा है, ट्रिकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। इन सभी के ट्रिकी एमसीक्यूज़ बनाए हैं और उसके साथ में मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा प्रैक्टिस। लगभग 20 से 30 के बीच में रहते हैं ये, कभी 25 होते हैं, कभी 26, कभी 28, तो इस तरीके से वेरी करते हैं। तो जितनी आज वोकैब आपने सारा कुछ पढ़ा, ये देखो जितना भी आपने वर्ड्स पढ़े है ना एडिटोरियल से, जितने भी सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कुछ भी पढ़ा इन सभी के मैं बनाऊंगा ट्रिकी एमसीक्यूज़ और उसके साथ में लास्ट में करा दूंगा प्रैक्टिस। लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और जितना कुछ आज याद कर रहे हैं आप, जितना कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ आपको रट जाएगा इसी एक क्लास में, ये मेरी गारंटी है। तो लास्ट तक बने रहें और प्रैक्टिस करने के बाद ही क्लास को स्किप करें। उसके अलावा बेनिफिशरीज कौन है इसके, एसएससी एस्पिरेंट जितने भी हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई भी ऐसा एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो अपने आप में इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आंसर राइटिंग में कि आपको सब कुछ समझ में आता है। एक बहुत बड़ा स्कॉलर उसको लिखता है, एक प्रॉब्लम को बताते हैं, उसके सॉल्यूशन, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करा जाता है। तो ये आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वोकैब इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, आपको ठीक है, आपको समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें याद हैं, सब कुछ पता है, बहुत नॉलेज है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास शब्द नहीं है तब आप अपनी बात को नहीं कह पाओगे। तो ये जो वोकैब है ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। ऑलराइट, चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। पहला वर्ड है अनवारंटेड। एडजेक्टिव होता है, अनुचित या फिर अकारण को बोलते हैं अनवारंटेड। नॉट जस्टिफाइड और ऑथराइज, कोई चीज़ जस्टिफाइड नहीं है या फिर ऑथराइज नहीं है, बस अनुचित तरीके से करी जा रही है, वही होती है अनवारंटेड। हिज अनवारंटेड क्रिटिसिज्म ऑफेंडेड मैनी कलीग्स। उसका जो अनवारंटेड क्रिटिसिज्म है, किसी भी चीज़ को लेकर वो बुराई करता रहता है, अनवारंटेड है, अनुचित है, उससे ऑफेंड हो गए हैं बहुत सारे कलीग्स। कलीग्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं, स्टाफ वाले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं कलीग्स। ऑलराइट, अब ये देखो अनवारंटेड के सिनोनिम देखते हैं। अनजस्टिफाइड है कोई चीज़, बेसलेस है जिसमें कोई बेस नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, ग्राउंडलेस है जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, बस ऐसे ही अकारण बिना किसी बात के उसको करा जा रहा है, वही होता है अनवारंटेड। अच्छा, एक तरफ तो अनुचित है, अनजस्टिफाइड है, बेसलेस है, ग्राउंडलेस है, तो दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा जस्टिफाइड। रीजनेबल है कोई चीज़ और वैलिड है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट, अगला वर्ड है डाइल्यूट। वर्ब होता है, पतला करने को या कमज़ोर करने को बोलते हैं डाइल्यूट करना। मेक अ लिक्विड थिनर और वीकर, किसी लिक्विड को थिनर पतला कर देना और वीक मतलब कमज़ोर कर देना। शी डाइल्यूटेड द जूस विथ वाटर, उसने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, पतला कर दिया जूस को वाटर मिलाकर। तो ये डाइल्यूट मतलब क्या है, पतला कर देना, कमज़ोर कर देना। वीकन हो सकता है, वीक होता है कमज़ोर और वीकन मतलब कमज़ोर करना। लेस कम होता है, लेसन मतलब कम करना किसी चीज़ को। वाटर डाउन मतलब वाटर डालकर किसी की क्वालिटी को डाउन कर देना। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स।
उसके अलावा देखो, एक तरफ तो कमज़ोर करा जा रहा है, पतला करा जा रहा है, दूसरी तरफ कंसंट्रेट बढ़ा दे रहे हैं, स्ट्रेंथन मजबूत कर रहे हैं और इंटेंसीफाई कर रहे हैं। इसमें से आप मार्क करेंगे इंटेंसीफाई को। इंटेंसीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना। नेक्स्ट अगला वर्ड है लैंडमार्क। नाउन होता है मील का पत्थर या फिर ऐतिहासिक स्थान है कोई चीज़, उसको बोलते हैं लैंडमार्क। एंड इम्पोर्टेंट स्टेज और बिल्डिंग, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है कोई इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं लैंडमार्क। द जजमेंट वॉज अ लैंडमार्क इन लीगल हिस्ट्री। जो जजमेंट है वो कैसा था, एक लैंडमार्क था, मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था इन लीगल हिस्ट्री। सिनोनिम देखिए इसके, माइलस्टोन हो सकता है, माइलस्टोन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी, और मॉन्यूमेंट, ये ऐतिहासिक स्थान के रूप में इसको यूज़ करा गया। ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। अब एक तरफ क्या है, लैंडमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनियम रहेगा इनसिग्निफिकेंस, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इररिलेवेंस है, बिना मतलब की बातें हैं, और ट्राइवलिटी है। ठीक है, ट्राइवलिटी है, ट्राइवलिटी को आप मार्क कर लेंगे, बहुत मामूली सी चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, आगे इसमें कुछ और तो नहीं है, हाँ और तो कुछ नहीं है मार्क करने का। अगला वर्ड है डिस्क्लोजर। नाउन होता है खुलासा या फिर प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर कर देना, सामने ला देना चीज़ों को। द एक्शन ऑफ मेकिंग न्यू और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नोन, कोई नई चीज़ है, कोई सीक्रेट था, उसको आपने इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, नोन, सभी के सामने ला दिया, सभी के सामने प्रकट कर दिया, उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर या फिर खुलासा। फुल डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इज मैंडेटरी। फुल डिस्क्लोजर, पूरे तरीके से खुलासा किसी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड का क्या है, बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है। रिवीलेशन, देखो रिवीलेशन, रिवील होता है ना वर्ड, रिवील, रिवील मतलब क्या, उजागर करना, तो रिवेलेशन मतलब क्या, उजागर करने वाले जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं। एक्सपोजर, बाहर लाना चीज़ों को, और अनाउंसमेंट, जब आप अनाउंसमेंट करते हो तो सबको बता ही तो रहे होते हो, तो तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे रिवीलेशन को और एक्सपोजर को। अनाउंसमेंट को तो आपको पता होगा। अच्छा, एक तरफ तो खुलासा करा जा रहा है, सबके सामने लाया जा रहा है, डिस्क्लोजर हो रहा है, रिवील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंसीलमेंट हो रहा है, छिपाया जा रहा है, सीक्रेसी मतलब सीक्रेट रखा जा रहा है, और हाइडिंग हो रही है, छिपाया जा रहा है। तीनों का सेम मीनिंग है, लेकिन इसमें से आप मार्क करेंगे कंसीलमेंट को। देखो ये जो मैं वर्ड्स मार्क करा रहा हूँ, एक तो ये जो नंबरिंग में वर्ड्स आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनको मैं मार्क करा रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों वर्ड्स जो भी हैं, जो नंबरिंग वाले हैं, इनको तो आप देख ही रहे हो। उसके अलावा जो ये मैं मार्क करा रहा हूँ, इनको आप एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, और छोटी सी नोटबुक बनाने के बाद में आप इनको डेली बेसिस पर मार्क करिएगा। वन वर्ड, सिंगल वन वर्ड में आप इनका मीनिंग लिखिए, जिससे कि आप जब आप उसको रिवाइज, डेली बेसिस पर आप रिवाइज भी तो करना है इसको, तो जब आप उसको डेली बेसिस पर रिवाइज कर पाए, उसके लिए एक सिंगल वर्ड में उसका मीनिंग लिखकर छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वो कैप तो आपकी भाई तगड़ी कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, आप कुछ महीने लगे रहो मेरे साथ बस। अगला वर्ड है एनकम्ब्रेंस। नाउन होता है बाधा को या बोझ को बोलते हैं एनकम्ब्रेंस, एक बर्डन है या फिर एक इम्पेडिमेंट है, ठीक है, बोझ है, उसी को बोलते हैं एनकम्ब्रेंस। ही सोल्ड द लैंड फ्री ऑफ एनी एनकम्ब्रेंस, उसने लैंड को सोल्ड कर दिया, ठीक है, लैंड मतलब ज़मीन, ज़मीन को उसने बेच दिया, फ्री ऑफ एनी एनकम्ब्रेंस, बिना किसी बाधा के। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस और बर्डन तीनों का सेम मीनिंग है, बाधा या बोझ। इसमें से मार्क कर लो आप ऑब्स्टेकल को, बाधा होती है, रोड़ा होता है, और ये हिंड्रेंस, दोनों का सेम मीनिंग है, इन दोनों को मार्क कर लो। बर्डन का आपको पता होगा, एक तरफ तो बाधा है, बोझ दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एड, हेल्प हो रही है, एड हेल्प दोनों सेम मीनिंग है इनका, और रिलीफ दिया जा रहा है, तीनों हो जाते हैं एंटोनियम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है आउटकम। नाउन होता है परिणाम या फिर नतीजे को बोलते हैं आउटकम। द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन, किसी एक एक्शन को आपने किया, कोई एक सिचुएशन है, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वही होता है आउटकम। द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वॉज अनएक्सपेक्टेड, जो आउटकम था, जो रिजल्ट था एक्सपेरिमेंट का, वो अनएक्सपेक्टेड था, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आउटकम मतलब क्या, रिजल्ट हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, और कंसिक्वेंस हो सकता है, या फिर इफेक्ट हो सकता है, ये सब तो आपको पता होगा। तीनों का सेम मीनिंग है, परिणाम या फिर नतीजा। अब एक तरफ अगर परिणाम है तो उसका कुछ ना कुछ कोज रहा, कारण रहा होगा, तो कोज, रीजन और सोर्स तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है अपहेल्ड। वर्ब होता है समर्थन करने को, बनाए रखने को बोलते हैं अपहेल्ड। कन्फर्म करना, सपोर्ट करना, वही होता है अपहेल्ड का मीनिंग। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द लोअर कोर्ट्स डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा है लोअर कोर्ट्स का डिसीजन को, तो अपहेल्ड करा मतलब क्या, सपोर्ट करा है, ऑर्डर को अपील डली होगी तो उसको कैंसिल नहीं करा, उसको सपोर्ट करा है और उसको सही बताया। तो अपहेल्ड करना मतलब समर्थन करना, वैसे का वैसा बनाए रखना। मेंटेन करना, सपोर्ट करना, सस्टेन करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो समर्थन करा जा रहा है, बनाए रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा ओवरटर्न, उसको कैंसिल कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं और अपोज कर रहे हैं। ओवरटर्न मार्क कर लेंगे, ये नया वर्ड है, आपको इसको शायद नहीं पता होगा। विद होल्ड वर्ब होता है रोकने या फिर ना रोकने को, रोकना या फिर ना रोकना।
ना रोकना नहीं, ना होने देना, ठीक है। विद होल्ड करना मतलब रोकना, ना होने देना। रिफ्यूज़ टू गिव समथिंग, किसी चीज़ को देने से मना कर देना। ही विदहेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, पुलिस आई थी, उसने इन्फॉर्मेशन को विदहेल्ड कर लिया मतलब रोक लिया, अपने पास रख लिया। रिटेन करना, रिफ्यूज़ करना, सप्रेस करना, सप्रेस मतलब दमन करना, ठीक है, मार्क कर लो सप्रेस को। रिटेन रखना, रिफ्यूज़ मना कर देना, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 3 इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो रोका जा रहा है, छिपाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा, अपने पास ही रख लिया। दूसरी तरफ डिस्क्लोज कर दिया, रिवील कर दिया, गिव कर दिया, मतलब क्या, बता दिया सबको, दे दिया जो भी इन्फॉर्मेशन थी। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप रिवील मार्क कर लेंगे, डिस्क्लोज भी मार्क करें। नेक्स्ट अगला वर्ड है इन्वेजन, नाउन होता है आक्रमण या फिर हमले को बोलते हैं इन्वेजन। एन अनवेलकम इंट्रूजन और आर्म्ड फोर्स एंट्री। इन्वेजन क्या है, आक्रमण है या फिर हमला। एक अनवेलकम इंट्रूजन है, हमला कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, और कैसे, आर्म्ड फोर्स की एंट्री है, आर्म्ड फोर्स किसी जगह पर जा रही हैं और वहाँ पर कब्जा ले रही है, वही होता है इन्वेजन। द इन्वेजन कोज्ड पैनिक अक्रॉस द कंट्री। इन्वेजन हुआ है, आक्रमण हुआ है, कब्जा हुआ है, हमला हुआ है, उससे क्या हो गया, पैनिक, पैनिक होता है डर, तो एक तरीके के डर का माहौल हो गया है पूरे कंट्री में। इन्वेजन मतलब अटैक होना, इनकर्जन होना और इंट्रूजन होना। इनकर्जन और इंट्रूजन का सेम मीनिंग है, हमला या फिर घुसपैठ। दोनों को आप मार्क कर लेंगे, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, एग्जाम में बहुत मिलते हैं ये। आगे एक तरफ तो आक्रमण हो गया, हमला हो गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया, डिफेंस हुआ है, विड्रोवल, जो भी सेना थी उसको वापस ले लिया गया, रिट्रीट कर दिया गया। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है सेफ गार्ड। देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी इसको लाइक करेंगे। सारे बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो का कंटेंट तो आप इसको इसी टाइम पे लाइक करेंगे। अगला वर्ड है सेफ गार्ड, नाउन होता है, वर्ब होता है, सुरक्षा या फिर बचाव को बोलते हैं। सेफ गार्ड करना किसी चीज़ को, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हार्म होने से बचाना, डैमेज होने से बचाना किसी चीज़ को, वही होता है सेफ गार्ड करना। मेजर्स वर टेकन टू सेफ गार्ड पब्लिक इंटरेस्ट। मेजर्स लिए गए हैं, उपाय करे गए हैं, वर टेकन टू सेफ गार्ड पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लिए गए हैं मेजर्स। प्रोटेक्ट या फिर सिक्योर या फिर डिफेंड, तीनों हो जाते हैं सिनोनिम है सेफ गार्ड के। एक तरफ बचाव हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है, हार्म होने से बचा रहे हैं, डैमेज होने से बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा, एंडेंजर, खतरे में है, हार्म में है और थ्रेटन किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम, जिसमें से कुछ मार्क करने वाला तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड है हार्मोनाइज। वर्ब होता है सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। हार्मोनाइज मतलब वर्ब होता है और सामंजस्य स्थापित करने को बोलते हैं। टू ब्रिंग इनटू एग्रीमेंट और कनकॉर्ड। देखो, एग्रीमेंट में आना, कनकॉर्ड में, सहमति में, साथ मिलकर काम करने को ही बोलते हैं हार्मोनाइज करना। देयर पॉलिसीज एम टू हार्मोनाइज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने क्या करा है, एम करा है हार्मोनाइज करने में, ठीक है, चीज़ों में सामंजस्य बनाने में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर। कोऑर्डिनेट मतलब साथ मिलकर काम करना, रिकॉन्साइल मतलब दोबारा से सुलह होना, और इंटीग्रेट, तीनों का सेम मीनिंग है, साथ में मिलकर चलना, उसी को बोलते हैं। इसमें से आप मार्क करेंगे, कोऑर्डिनेट तो आपको पता होगा शायद, रिकॉन्साइल आपको नहीं पता है, सुलह को बोलते हैं, इंटीग्रेट दोनों को मार्क करेंगे। इंटीग्रेट मतलब मिलकर ही चलना, उसी को बोलते हैं। एक तरफ तो मिलकर चल रहे हैं, है ना, मिलकर चल रहे हैं और रिकॉन्साइल हो रहा है, सुलह हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा क्लैश हो गई है, झगड़े हो गए हैं, कन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, विरोधाभास है, ठीक है। इसमें से आप मार्क करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट को मार्क करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी अच्छा वर्ड है, ठीक है, दोनों को मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है स्क्रूटनी। नाउन होता है गहन जांच या फिर सूक्ष्म निरीक्षण को बोलते हैं स्क्रूटनी। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन, बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, बारीकी से चीज़ों को निरीक्षण करा गया है, परीक्षण करा गया है और एग्जामिन करा गया है, तो गहन जांच है, उसी को बोलते हैं स्क्रूटनी करना। द प्रपोजल इज अंडर क्लोज स्क्रूटनी। जो प्रपोजल है वो क्या है, इज अंडर क्लोज स्क्रूटनी मतलब बहुत ही गहन जांच, सूक्ष्म एक निरीक्षण के अंदर है। इंस्पेक्शन बोल सकते हो आप, एग्जामिनेशन बोल सकते हो या फिर एनालिसिस बोल सकते हो, तीनों ही सेम मीनिंग है, जांच को ही बोलते हैं। इसमें से आप एनालिसिस को मार्क कर सकते हो। एक तरफ तो गहन जांच हो रही है, सूक्ष्म निरीक्षण हो रहा है, दूसरी तरफ ग्लांस है, इग्नोरेंस हो रही है और नेग्लेक्ट है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। ग्लांस को मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड्स कंप्लीट हुए आज के डेली के, एडिटोरियल से थे वर्ड्स, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। अब करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। मैड एज अ मार्च हेयर, बहुत पागल या फिर अजीब। कंप्लीटली क्रेजी है, कोई चीज़ एसेंट्रिक है, पागल है, सनकी है, उसी को बोलते हैं मैड एज अ मार्च हेयर। ही इज़ मैड एज अ मार्च हेयर व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। वो बहुत ज़्यादा पागल है, सरफिरा है जब बात आती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। कॉन्स्पिरेसी होती है षड्यंत्र। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, सच उगल देने को बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। टू कन्फेस फुल्ली, पूरी तरीके से कन्फेस कर लेना, सब कुछ बता देना, वही होता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। द थीफ मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज क्राइम्स। थीफ ने करा है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब उसने अपनी सारी बातें बता दी हैं अपने क्राइम्स के बारे में।
मेडन नेम विवाह से पहले का नाम महिला का, एक वुमन सरनेम बिफोर मैरिज। देखो वुमन क्या होती है, वुमन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है शादी में क्या होता है, वो अपने घर को छोड़कर पहली बात तो दूसरे के घर में आ रही होती है। दूसरा, उसका जो सरनेम पहले उसको बचपन से जो मिला हुआ था, उसके पिता ने जो उसको नाम दिया हुआ था सरनेम, वो भी चेंज हो जाता है और उसको फिर अपने पति का जो सरनेम होता है उसको यूज़ करना पड़ता है अपने नाम के बाद में। तो वही होता है मेडन नेम, विवाह से पहले वाले नाम को बोलते हैं जो मेडन नेम, महिला का जो पहले वाला नाम होता है विवाह से, वही वाला सरनेम होता है मेडन नेम। शी रिवर्टेड टू हर मेडन नेम आफ्टर द डाइवोर्स। उसने क्या करा, रिवर्ट करा, दोबारा से अपने मेडन नेम को रख लिया डाइवोर्स के बाद में। ठीक है, कुछ लोगों का डाइवोर्स होता है, पहले तो उनका नाम कुछ और होता है और बाद में चेंज होकर फिर से वो अपने फादर वाले नाम को रख लेते हैं। ठीक है, तो रिवर्ट मतलब वापस जाना, और मेडन नेम वही है जो पहले शादी से पहले जो नाम था। नेक्स्ट, मेडन स्पीच। मेडन होता है देखो मेडन का मतलब होता है पहला। ठीक है, तो पहला भाषण है, मेडन स्पीच हो गया। फर्स्ट स्पीच बाय समवन, किसी ने पहला भाषण दिया है, और स्पेशली इन पार्लियामेंट। और ज़्यादातर यह है मेडन स्पीच कहाँ यूज़ करते हैं, जो पार्लियामेंट की चीज़ें होती हैं उस तरीके से यूज़ करते हैं, पॉलिटिकली आप यूज़ करते हैं मेडन स्पीच को। हर मेडन स्पीच इन पार्लियामेंट वॉज पावरफुल एंड इंस्पायरिंग। उसकी जो मेडन स्पीच थी, पहली स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर, बहुत पावरफुल थी, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। कम ट्रू, सच हो जाने को बोलते हैं कम ट्रू। टू बिकम अ रियलिटी, एक रियलिटी बन जाना। हिज ड्रीम टू बिकम अ पायलट फाइनली कम ट्रू, फाइनली केम ट्रू, केम सेकेंड फॉर्म दे दी है। उसका जो ड्रीम था पायलट बनने का, वो फाइनली केम ट्रू मतलब सच साबित हो गया। कट थ्रोट, बहुत ही प्रतिस्पर्धा या फिर निर्दयी है। वेरी इंटेंस और रथलेस कंपटीशन है, उसको बोलते हैं कट थ्रोट। द कट थ्रोट बिजनेस वर्ल्ड लीव्स नो रूम फॉर मिस्टेक्स। जो कट थ्रोट एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाला, कंपटीशन वाला जो वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें कोई भी मिस्टेक की नो रूम है, मतलब कोई जगह नहीं है। अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो वो बहुत ही बड़ा लॉस होता है। तो कट थ्रोट मतलब बहुत ही क्लोज कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। डाई अवे, धीरे धीरे गायब हो जाने को बोलते हैं। टू बिकम ग्रेजुअली फेंटर, फेंट हो जाना, कोई चीज़ भद्दी पड़ जाना, धीरे धीरे गायब हो जाना, उसको बोलते हैं डाई अवे। द साउंड ऑफ द ड्रम्स डाइड अवे इन द डिस्टेंस। जैसे जैसे देखो ड्रम्स बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, आपको बहुत तेज़ से सुनाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर जाते चले जाओगे, डिस्टेंस में जाते चले जाओगे, वो हो जाएगा डाई अवे, मतलब फेड पड़ जाएगा, फेंट हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा और मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। डाई डाउन अगला है, डाई डाउन, शांत हो जाने को बोलते हैं डाई डाउन। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस। द स्टॉर्म फाइनली डाइड डाउन आफ्टर मिडनाइट। शांत हो जाना, कम हो जाना, कम स्ट्रॉन्ग हो जाना और इंटेंसिटी उसकी कम हो जाना। स्टॉर्म फाइनली डाई डाउन हो गया, शांत पड़ गया, आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद में। अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है कैटलॉग। देखो इस क्लास की यही खासियत है, इसमें आपको सब कुछ एक ही क्लास में मिल जाता है डेली बेसिस पर। जितने पैटर्न हो सकते हैं वोकैब के मैंने सारे रखे हैं। कॉम्प्रहेंशन का रखा है पार्ट, रीडिंग का लिए एडिटोरियल एनालिसिस है, उससे आप एक करंट का मुद्दा भी पता लगता है, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन पता लगती हैं, जिससे आपका माइंडसेट बहुत ही तरीके से शिफ्ट हो जाता है। सारा वोकैब हो जाती है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ग्रामर कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज कर लेते हैं। भाई इसके अलावा क्या इंग्लिश में करवाओगे। और चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको करते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, बीच में देखते देखते कुछ नहीं जाता। ठीक है, अभी के अभी लाइक कर दो अगर जिसने भी नहीं करा है। कैटलॉग होती है एक सूची, एक सिस्टमैटिक लिस्ट है किसी चीज़ की, वही होती है कैटलॉग। द लाइब्रेरी हैज़ अ वास्ट कैटलॉग ऑफ ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। लाइब्रेरी के पास क्या है, बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ी कैटलॉग है, लिस्ट है ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स की। ठीक है, तो कैटलॉग मतलब लिस्ट। सेंटेनरी शताब्दी समारोह को बोलते हैं, 100 ईयर की एनिवर्सरी है, एक समारोह हो रहा है, 100 साल पूरे हो गए किसी एक इवेंट को, उसी को बोलते हैं सेंटेनरी। द कॉलेज इज सेलिब्रेटिंग इट्स सेंटेनरी दिस ईयर। कॉलेज सेलिब्रेट कर रहा है अपनी सेंटेनरी, 100 की 100वीं वर्षगांठ, दिस ईयर, इस साल। तो सेंटेनरी हो गया 100 साल का जो एक एनिवर्सरी है। सर्कमलोक्यूशन, घुमा फिरा कर बात करने को बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे। टू से समथिंग वैग, बहुत ही वेग तरीके से, अस्पष्ट तरीके से चीज़ों को कहा जाएगा घुमा फिरा कर, वही होता है सर्कमलोक्यूशन। हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ सर्कमलोक्यूशन एंड लैक्ड क्लैरिटी। उसकी जो स्पीच थी बहुत ज़्यादा सर्कमलोक्यूशन से भरी हुई थी, घुमा फिरा कर बातें कही जा रही थी, और उसमें लैक्ड क्लैरिटी, मतलब लैक मतलब कमी होना, क्लैरिटी की उसमें कमी थी। क्लॉक रूम, वस्त्र रखने का कक्ष होता है क्लॉक रूम। एक रूम है जहाँ पर कोट्स लगेज को रखा जाता है, कैन बी लेफ्ट, छोड़ा जा सकता है, वही होता है क्लॉक रूम। प्लीज़ लीव योर बैग इन द क्लॉक रूम। अपने बैग को क्लॉक रूम में छोड़ दो। वस्त्र रखने का एक जगह होती है लगेज रखने की, वहाँ पर छोड़ दो। तो ये हो गए हैं हमारी आज की वोकैब कंप्लीट। लास्ट में मैं करवाऊंगा जितना आपने पढ़ा है, अभी लास्ट में इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी तो सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर रहा है, अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। लेकिन जब हम वो वाली प्रैक्टिस कर लेंगे ना, प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज,
उसके बाद देखना सब कुछ रट जाएगा, फिंगर टिप्स पर आ जाएगी इसी क्लास के एंड तक आपको सब कुछ। उससे पहले अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आपका रीडिंग पार्ट स्ट्रांग होगा। आज का एडिटोरियल का टॉपिक है, टाइटल है अननेसेसरी चेंज, बिना बात का चेंज, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है जो, वो बदलाव। अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट थ्रू द डाटा प्रोटेक्शन बिल इज़ अनवारंटेड, अमेंड करने की कोशिश जो हो रही है आरटीआई एक्ट को थ्रू डाटा प्रोटेक्शन बिल, वो एक अनवारंटेड है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो बेतुकी बात है। चलिए भाई शुरू करते हैं इसको। दैट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड द यूज़ ऑफ RTIs have enhanced the accountability of those in governance in India goes without saying। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है और उसका जो यूज़ है RTI का, हैव एनहांस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज इन गवर्नेंस, उसने एनहांस करा है, मजबूत करा है अकाउंटेबिलिटी को, गवर्नेंस में जो लोग बैठे हुए हैं इंडिया में। गोज विदाउट सेइंग, बिना किसी कहे ये बात कही जा सकती है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स देर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू डाइल्यूट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अ लैंडमार्क वन दैट वाज पास 20 ईयर्स अगो। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, अटैम्प्ट्स हुए हैं डाइल्यूट करने के, अटैम्प्ट्स कम करने के प्रोविजंस के एक्ट को, जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको कम करने के प्रयास करे गए हैं कि भाई इसको डाइल्यूट कर दे, कम कर दे इसके प्रभाव को। और उस लॉ जो कि 20 साल पहले आया था, जो RTI एक्ट है वो 20 साल पहले आया था ना। क्लियरली सम इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव ट्रीटेड द एक्ट एंड इट्स प्रोविजंस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर टू एनकम्बरेंसेस। क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, सम इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ लोग जो गवर्नेंस में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, हैव ट्रीटेड द एक्ट, उन्होंने ट्रीट करा है इस एक्ट को, इट्स प्रोविजंस, इसके प्रोविजंस को, ऑन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में, पारदर्शिता में, एंड डिस्क्लोजर, जो कि रिवील करती हैं चीज़ों को, टू बी एनकम्बरेंसेस, इसको अस्पष्ट बनाया गया है। अ सिग्निफिकेंट थ्रेट हैज़ नाउ इमर्ज्ड इन द अमेंडमेंट टू सेक्शन 8 rule subsection 1 subsection J of the Act, which has been introduced in section 44 subsection 3 of the Digital Personal Data Protection DPDP Act 2023। एक सिग्निफिकेंट थ्रेट, एक बहुत बड़ा खतरा है, हैज़ नाउ इमर्ज होकर आया है, उभरा है एक नया खतरा, इन द अमेंडमेंट में, जो सेक्शन 8 रूल 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन J ऑफ द एक्ट जो है, इसमें एक अमेंडमेंट का एक खतरा आया है, विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, जो जिसको इंट्रोड्यूस करा है सेक्शन 44 सबसेक्शन 3 में, और किस चीज़ के, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के। द एक्ट इटसेल्फ इज एन आउटकम ऑफ KS पुत्तास्वामी 2017, अ जजमेंट दैट अपहेल्ड द राइट ऑफ प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर 21 आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एक्ट है इटसेल्फ अपने आप में एक आउटकम है, एक रिजल्ट है, आउटपुट है, KS पुत्तास्वामी 27 का एक जजमेंट है, जिसको जो अपहेल्ड करता है द राइट ऑफ प्राइवेसी। अपहेल्ड का मतलब क्या है? अपहेल्ड का मतलब मैंने स्टार्टिंग में समझाया आपको। अपहेल्ड का मतलब क्या है? सपोर्ट करना, जो सपोर्ट करता है राइट ऑफ प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 8 रूल 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन J ऑफ द RTI एक्ट अलाउ करता है गवर्नमेंट बॉडीज़ को टू विदहोल्ड मतलब रोक कर रखने के लिए अपने पास इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसको रोकने का ये प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है गवर्नमेंट को, प्रोवाइडेड इट्स डिस्क्लोजर इज नॉट रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट और रिजल्ट्स इन एन अननेसेसरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। बस ये है कि देखो ये जो सेक्शन है ना 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन J ऑफ RTI एक्ट, ये अलाउ करता है गवर्नमेंट बॉडीज़ को कि वो विदहोल्ड कर सकते हैं, रोक कर रख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन में है, और प्रोवाइड करते हैं अपने डिस्क्लोजर्स को जो कि इज़ नॉट रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। भाई पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई चीज़ नहीं है, पब्लिक रिजल्ट में नहीं है और अननेसेसरी इन्वेजन है प्राइवेसी का, तो उसको आप रोक कर रख सकते हो, ये इनको प्रोवाइड करता है। वाइल डूइंग सो, जब ऐसा कर रहे हैं, इट प्रोवाइड द सेफ गार्ड दैट इफ़ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और एन अपलेट अथॉरिटी फाइंड्स पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजिंग सच इन्फॉर्मेशन इट कुड स्टिल बी अवेलेबल। जब आप ऐसा कर रहे हो तो ये प्रोवाइड करता है कि भाई आप सेफ गार्ड करो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है या फिर जो अपलेट अथॉरिटी है वो फाइंड करती है, वो देखती है चीज़ों को कैसे पब्लिक इंटरेस्ट में, इन डिस्क्लोजिंग सच इन्फॉर्मेशन, इस डिस्क्लोज करने में इस वाली इन्फॉर्मेशन को, इट कुड स्टिल बी अवेलेबल, ये अभी भी अवेलेबल कराई जा सकती है। दिस सेफ गार्ड इज़ इंपॉर्टेंट, ये सेफ गार्ड बहुत ज़रूरी है। सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, जो कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सच एज कॉलेज डिग्री, उनका कास्ट सर्टिफिकेट,
माइट बी प्राइवेट, ये प्राइवेट हो सकते हैं, बट एज अ रिसेंट एंड कंट्रोवर्शियल केस ऑफ अ ब्यूरोक्रेट यूजिंग अ फेक कास्ट सर्टिफिकेट, ये जो चीज़ें हैं उनकी कॉलेज की डिग्री और कास्ट सर्टिफिकेट ये प्राइवेट हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्राइवेट हो सकते हैं, माइट बी प्राइवेट, बट लेकिन जो अभी एक रिसेंट कंट्रोवर्शियल केस हुआ था, एक ब्यूरोक्रेट, एक आईएएस ऑफिसर थी शायद, यूजिंग अ फेक कास्ट सर्टिफिकेट, वो एक फेक कास्ट सर्टिफिकेट के बल पर चीज़ें चल रही थी, तो उससे क्या हुआ, सच इन्फॉर्मेशन कुड बी रिलीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन आप ये इस तरीके के जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं इनको तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में रिलीज कर सकते हो कि क्या हुआ है। सेक्शन 44(3) ऑफ द डीपीडीपी एक्ट अमेंड्स सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन J by allowing government bodies to simply withhold personal information without the safeguard provisions on public interest or other such exceptions। जो डीपीडीपी एक्ट का सेक्शन 44(3) है, अमेंड्स करता है सेक्शन 8(1) J को बाय अलाउइंग गवर्नमेंट बॉडीज़ को अलाउ करने में टू सिंपली विदहोल्ड, रोक कर रखने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन को विदाउट द सेफगार्ड प्रोविजन, बिना किसी सेफगार्ड प्रोविजन के, ऑन पब्लिक इंटरेस्ट में, और अदर सच एक्सेप्शंस, और इसके अलावा भी कुछ अपवादों के लिए। इन ए लेटर टू कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, एक लेटर में कांग्रेस के लीडर को एक लेटर गया है, जयराम रमेश नाम है लीडर का कांग्रेस के, उनको एक लेटर गया है, और किसने भेजा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्वनी वैष्णव ने, उन्होंने लेटर लिखा है। और वो अश्वनी वैष्णव क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं अमेंडमेंट का, कह रहे हैं कि सेइंग दैट, ये कह रहे हैं कि सेक्शन 44(3) जो है वो एम्ड, उसका एम क्या था, एट प्रिवेंटिंग द आरटीआईज एक्ट्स मिसयूज, कि ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 44(3) है ना, इसका एम ये था कि वो आरटीआई एक्ट के मिसयूज को बचाएंगे, एंड वॉज टू हार्मोनाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, और हार्मोनाइज और एक सामंजस्य बैठाना रिक्वायरमेंट में, ज़रूरत में किस चीज़ की, राइट टू प्राइवेसी में एंड द राइट टू इन्फॉर्मेशन में, तो इसलिए इसको लाए थे, ये इन्होंने डिफेंड करा अपना। ही ऑल्सो सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा अश्वनी वैष्णव ने, दैट इन्फॉर्मेशन सच एज सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स वुड स्टिल रिमेन एक्सेसिबल थ्रू सेक्शन 3 ऑफ द डीपीडीपी एक्ट। अश्वनी वैष्णव ने कहा, ये जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे सैलरीज है पब्लिक ऑफिशियल्स की, वो अभी भी रिमेन एक्सेसिबल, अभी भी वो एक्सेसिबल रहेगी, वो पब्लिक डोमेन में रहेगी, थ्रू सेक्शन 3 ऑफ द डीपीडीपी एक्ट, बट बाय अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट इटसेल्फ, लेकिन जब अमेंड करेंगे आरटीआई एक्ट को, एन आउटकम दैट वॉज नेवर द इंटेंशन ऑफ के एस पुत्तस्वामी, एंड बाय डिफाइनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन वेगली इन सेक्शन 44(3) of DPDP Act, authorities could deny RTI requests of previously public data by classifying them as personal and lessen public scrutiny। देखो, ये तो कह रहे हैं कि सैलरीज वगैरह तो रहेंगी आज भी पब्लिक डोमेन में, बट अगर आप अमेंड करोगे आरटीआई एक्ट को, तो इससे जो आउटकम निकलेगा वो कभी भी इंटेंशन नहीं थी के एस पुत्तस्वामी की, एंड बाय डिफाइनिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर दोगे वेग तरीके से, अस्पष्ट रूप से आप कहोगे कि भाई पर्सनल चीज़ें हैं सेक्शन 44(3) में डीपीडीपी एक्ट की, तो अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं, वो डिनाई कर सकती हैं आरटीआई की रिक्वेस्ट को, और ये कह देंगी कि भाई प्रीवियसली पब्लिक डाटा था, लेकिन अब उनको वो क्लासीफाई कैसे कर देंगे कि ये पर्सनल है, पर्सनल बताकर, और लेसन पब्लिक स्क्रूटनी में है, ये बताकर चीज़ों को कह देंगे कि नहीं, डिनाई करके, और पब्लिक को डाटा नहीं देंगे। ये जो आज अथॉरिटीज़ हैं, ये पॉसिबिलिटी इसमें अमेंडमेंट में है। द आरटीआई एक्ट already harmonizes concerns related to the right to information and privacy by subjecting them to the question of public interest। जो आरटीआई एक्ट है ऑलरेडी हार्मोनाइज करता है, सामंजस्य रखता है, कंसर्न्स दिखाता है रिलेटेड टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी, कैसे दिखाता है, बाय सब्जेक्टिंग दैम टू द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ को करता था आरटीआई एक्ट। देयरफॉर द अमेंडमेंट यूजिंग द डीपीडीपी एक्ट इज एन अननेसेसरी एंड अनवारंटेड। आरटीआई अच्छी तरीके से काम कर रहा था, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब एक अमेंडमेंट इसमें ले आना डीपीडीपी एक्ट में, ये अननेसेसरी है और अनवारंटेड है, बेतुका है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट टेक द कंसर्न्स ऑफ सिविल सोसाइटी एंड ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट एंड रिमूव द प्रोविजन अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट इन द डीपीडीपी एक्ट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंसर्न जो पब्लिक की, सिविल सोसाइटी की जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं, उनको लेना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट की भी चिंताएं जो हैं उनको भी लेना चाहिए, और रिमूव करना चाहिए प्रोविज़न जो अमेंड कर रहे हैं आरटीआई एक्ट को इन द डीपीडीपी एक्ट। बहुत प्यारा एडिटोरियल था, बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है आज, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। चलिए भाई, अब करते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज। व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न रेज्ड इन द एडिटोरियल। एडिटोरियल में बहुत ही सेंट्रल जो कंसर्न, जो मुद्दा उठाया गया है, उसके बारे में बताओ। स्ट्रेंथनिंग द आरटीआई एक्ट थ्रू प्राइवेसी लीगल लेजिस्लेशन, नहीं, ये तो नहीं है, ये चीज़ तो नहीं करी गई।
एलिमिनेशन पब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल लेजिस्लेशंस, ये भी नहीं करा गया। डाइल्यूशन, पतला करा गया, कमज़ोर करा गया आरटीआई को थ्रू वेग डेफिनेशंस ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यही इसमें मुद्दा उठ कर आ रहा है सामने कि भाई जो ये हुआ है ना, जो आज एडिटोरियल में क्या बताया इसने यही बताया है कि भाई जो इसको कमज़ोर कर रहे हैं ना, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं आरटीआई को थ्रू वेग डेफिनेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कोई डेफिनेशन कोई खास दी नहीं है, वेग डेफिनेशन है, उसी की वजह से आरटीआई को कमज़ोर करा जा रहा है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, वाई इज सेक्शन 8(1)J कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में जो सेक्शन 8(1)J है उसको इम्पोर्टेंट क्यों बताया जा रहा है? इट मैंडेट्स डिस्क्लोजर ऑफ ऑल प्राइवेट इंफॉर्मेशन, इट अलाउज विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, इट बैलेंसेस प्राइवेसी विद पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ ये है, पब्लिक इंटरेस्ट में प्राइवेसी को बनाकर रखता था ये सेक्शन 8(1)J। इट रेस्ट्रिक्ट, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल के अकॉर्डिंग आपको बताना है व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट में द डीपीडीपी एक्ट कोज। क्या कोज हो सकता है डीपीडीपी एक्ट का, इसमें बताइए एडिटोरियल में क्या बताया गया। एंश्योरिंग पब्लिक इंटरेस्ट ओवर राइट्स प्राइवेसी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आरटीआई अपील्स, ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया। फैसिलिटेटिंग विद होल्डिंग ऑफ डाटा यूजिंग अ वेग पर्सनल डाटा क्लोज, यही है, एक वेग डाटा क्लोज, पर्सनल डाटा क्लोज आ जाएगी जिसमें पता ही नहीं लगेगा कि भाई क्या पर्सनल है क्या नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास डेफिनेशन दी नहीं गई है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे ग्रामर के एमसीक्यूज हैं। कल कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि ग्रामर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करा जाए, तो ठीक है कर दिया हमने ग्रामर के क्वेश्चंस इंक्लूड। चलिए भाई, पहला एरर डिटेक्शन, एरर फाइंड करनी है इसमें से। सम इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज ट्रीटेड द एक्ट एंड इट्स प्रोविजंस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर टू बी एनकम्ब्रेंसेस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। सम इन, जब आप इसको करते हो ना एरर डिटेक्शन, तो बहुत बारीकी से स्टार्टिंग से चलना शुरू करो, जहाँ तक सही जा रहा है वहाँ ठीक है, जहाँ गड़बड़ दिखाई दे वहीं रुक जाना। सम इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में सम मतलब कुछ लोग, हैज़ ट्रीटेड, हैज़ क्यों आया यहाँ पर भाई? गवर्नेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में तो अलग अलग लोग हैं ना, सम मतलब कुछ लोग हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो फिर यहाँ हैज़ क्यों ला रहे हो? यहाँ तो फिर हैव लेकर आओ ना। सम इन गवर्नेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, हैज़ ट्रीटेड की जगह पर हैव हो जाएगा, तो एरर बी पार्ट में है, बी पार्ट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, देखो यहीं मिल गया, यहीं पर आंसर सोल्व कर दिया। फिल इन द ब्लैंक है, सेक्शन 44(3) ऑफ द डीपीडीपी एक्ट अलाउज गवर्नमेंट बॉडीज टू डैश पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसिडरिंग पब्लिक इंटरेस्ट। डीपीडीपी एक्ट का जो सेक्शन 44(3) है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट बॉडीज को क्या करने के लिए? विदहेल्ड, रोकने के लिए, डिटेन, डिस्कॉन्सील करने के लिए, टर्मिनेट करने। टर्मिनेट तो कैंसिल कर देना, कैंसिल करना तो है नहीं इसमें। डिटेन का मतलब होता है कैद करना किसी को, ये भी नहीं है, या तो कंसील है या फिर विदहोल्ड है। कंसील होता है किसी चीज़ को केवल छिपाना, लेकिन इसमें खाली छिपाना नहीं हो रहा, अपने पास में उसको रखा जा रहा है, दबा कर रखा जा रहा है, तो विदहोल्ड इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, द आरटीआई एक्ट ऑलरेडी हार्मोनाइजेस concerns related to the right to information and privacy by subjected them to the question of public interest। चलो भाई सेंटेंस इंप्रूवमेंट में शुरू से बारीकी से पढ़ना शुरू करते हैं। द आरटीआई एक्ट, ठीक है, ऑलरेडी हार्मोनाइजेस, सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर आ गया, ठीक है। कंसर्न्स, हार्मोनाइजेस कंसर्न्स रिलेटेड टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी, ठीक है। बाय सब्जेक्टेड, ये क्या कर दिया भाई, सब्जेक्टेड क्यों करा? बाय के साथ में तो फिर आईएनजी फॉर्म आएगा ना, बाय सब्जेक्टिंग देम, ठीक है। तो कहाँ पर है? बाय बीइंग नहीं है, सब्जेक्टिंग, बाय सब्जेक्टिंग इट नहीं आएगा, टू देम तो ठीक है, देम में कोई दिक्कत नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाय सब्जेक्टिंग देम टू द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई, अब हमने ये ग्रामर के क्वेश्चंस भी हुए। देखो स्टार्टिंग में हमने वोकेबलरी पढ़ ली सारी, उसके बाद हमने एडिटोरियल पढ़ लिया, कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस कर लिए, ग्रामर के क्वेश्चंस कर लिए। अब जो आखिरी चीज़ बची है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कुछ आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ा था उस सब की करेंगे हम वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज, और यहीं पर इसी क्लास में सब कुछ आपको रट जाएगा। अभी देखना इसका मजा, कितना मज़ेदार चीज़ है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू अनवारंटेड। अनवारंटेड से क्लोज मीनिंग किसका आ रहा है? अनवारंटेड कोई कैसी चीज़ है? बेतुकी चीज़ है, ऑथोराइज तो नहीं है, जस्टिफाइड नहीं कर सकते उसको, अनजस्टिफाइड है वो तो, बेसलेस या फिर परमिटेड, परमिटेड भी नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भाई अनवारंटेड मतलब बेतुकी बात है तो बेसलेस है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। टू डाइल्यूट अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को आप डाइल्यूट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? उसको या तो आप कमज़ोर कर रहे हो या फिर हल्का कर रहे हो। हीट इट अप, मजबूत नहीं कर दे, मतलब उसको गर्म नहीं कर रहे। वीकन, हाँ वीकन हो सकता है, स्ट्रेंथन मजबूत तो नहीं कर रहे और कॉम्प्लिकेट भी नहीं कर रहे, तो आप उसको कर रहे हो वीकन, तो डाइल्यूट का मतलब क्या है? वीकन, कमज़ोर करना। एक लैंडमार्क डिसीजन है, उसको किसको बोलते हैं? एक लैंडमार्क,
इररिलेवेंट तो है नहीं, लैंडमार्क का होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी साधारण भी नहीं है, मॉन्यूमेंटल और फॉरगेटेबल, आप उसको आसानी से भूल भी नहीं सकते। तो एक लैंडमार्क डिसीजन कैसा है, मॉन्यूमेंटल है एकदम, उसमें हिस्ट्री में उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। डिस्क्लोजर इज बेस्ट एसोसिएटेड विद, डिस्क्लोजर का मतलब होता है चीज़ों को डिस्क्लोज कर देना, उजागर कर देना। तो किस चीज़ से संबंधित है, विद होल्ड रोकने से नहीं, डिस्क्लोज कर रहे हो तो फिर आप छुपा थोड़ी रहे हो, हाइड थोड़ी कर रहे हो, कन्फ्यूजन थोड़ी है, आप क्या कर रहे हो, डिस्क्लोजर के बाद आप रिवील कर रहे हो, तो रिविलेशन का मतलब होता है डिस्क्लोजर। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक एनकम्ब्रेंस है, कैन बी अंडरस्टूड एज, एनकम्ब्रेंस को आप कैसे कर सकते हो, सपोर्ट, बर्डन, फ्रीडम या फिर रिलैक्सेशन। ठीक है, ये सारा। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि जो ये एनकम्ब्रेंस है, एनकम्ब्रेंस का पहले तो आप मुझे ये बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। भाई एनकम्ब्रेंस का मीनिंग होता है बोझ, बाधा, है ना, कोई भी इस तरीके की चीज़ें। तो इनमें से देखो सपोर्ट तो है नहीं, फ्रीडम भी नहीं है और रिलैक्सेशन भी नहीं है, तो बर्डन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्डन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटकम का मीनिंग पूछ रहा है, आउटकम का मीनिंग क्या होता है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, आउटपुट, मोटिवेशन नहीं है, स्टार्ट नहीं है, रीजन नहीं है, रिजल्ट हो गया। तो आउटकम मतलब क्या, रिजल्ट। एक जजमेंट है अपहेल्ड बाई कोर्ट, मीन्स अपहेल्ड कराए मतलब क्या, सपोर्ट कराए। तो कहाँ पर है सपोर्ट, बी ऑप्शन में सपोर्ट है, अपहेल्ड का मतलब ही होता है सपोर्ट करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। टू विदहोल्ड समथिंग, तो विदहोल्ड का मतलब अपने पास रोक कर रखना, छुपाना। रिवील, उजागर तो नहीं कर रहे, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे और शेयर भी नहीं कर रहे, हाइड कर रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। विदहोल्ड का मतलब हाइड करना। इन्वेजन टिपिकली इम्प्लाइज, इन्वेजन क्या होता है, कब्जा, घुसपैठ। वेलकम तो होता नहीं है, सेलिब्रेशन है नहीं, एग्रीमेंट है नहीं, एंट्री है, फोर्सफुली एंट्री कर रहे हो आप, वही होता है इन्वेजन, कब्जा, बी ऑप्शन करेक्ट है। भाई कब्जा कोई प्यार से थोड़ी करोगे कि हम आपके पास आए हैं हमें कब्जा दे दो, कब्जा तो फोर्सफुली होगा ना, तो एंट्री बाय फोर्स, बी ऑप्शन करेक्ट। सेफ गार्ड इज मोस्ट सिमिलर टू, सेफ गार्ड का मीनिंग पूछ रहा है, सेफ गार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बचाव करना, हार्म नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं है, अटैक नहीं है, प्रोटेक्ट को ही बोलते हैं सेफ गार्ड। हार्मोनाइज का मतलब पूछा है कि हार्मोनाइज का क्या मतलब है, हार्मोनाइज का मतलब होता है किसी के साथ सामंजस्य बनाना, डिसएग्री नहीं करना, फाइट नहीं करना, अवॉइड नहीं करना, मैच कर लेना किसी से चीज़ों को, बी ऑप्शन करेक्ट है। हार्मोनाइज मतलब मैच करके चलना, मिलकर चलना। स्क्रूटनी का मीनिंग पूछा, स्क्रूटनी क्या होता है भाई, जांच को बोलते हैं, सत्यापन को। अवॉइडेंस तो है नहीं, निगलेक्ट हो नहीं रहा, फ्रीडम है नहीं, डीप एग्जामिनेशन है, गहन जांच है, वही होता है स्क्रूटनी, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैड एज अ मार्च हेयर, मतलब क्या है इसका पूछा है, इडियम है भाई, इसका मतलब होता है सरफिरा, सन की। जेंटल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, फोकस्ड नहीं है, तो क्या है इसमें, इंसेन है, पागल है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है सब कुछ बता देना, सब कुछ कबूल कर लेना, डेकोरेट नहीं करना, फाइट नहीं करना, हाइड तो कुछ नहीं कर रहे, रिवील कर रहे हो, ट्रूथ को, सत्य को साबित कर रहे हो, मतलब बता दे रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब है रिवील करना चीज़ों को। मेडन नेम है वो नाम जो एक स्त्री अपने विवाह से पहले यूज़ करती है, अपने फादर का सरनेम। पेट नेम है नहीं, निकनेम नहीं है। प्री मैरिज सरनेम है, हाँ यही हो जाएगा, मैरिज से पहले का, प्री मतलब पहले, मैरिज से पहले का सरनेम, सी ऑप्शन करेक्ट है। मेडन स्पीच पहली स्पीच होती है, फाइनल नहीं, पॉलिटिकल स्लोगन भी नहीं है, फर्स्ट पब्लिक एड्रेस है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ अ विश कम्स ट्रू, अगर कोई विश कम ट्रू हो जाती है मतलब क्या, सामने आ जाती है अचानक से, फेल तो नहीं करेगी, बिकम रियल हो सकता है, पोस्टपोन तो नहीं है, डिनाई भी नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ए विश कम्स ट्रू का मतलब है रियल हो जाना, साबित हो जाना, सत्य हो जाना, बी ऑप्शन करेक्ट। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक कॉम्पिटिशन है, लेजी नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, बोरिंग नहीं है, रथलेस है काफ़ी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब रथलेस, बहुत ही परेशानी क्रिएट करने वाला ये कॉम्पिटिशन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। वैन अ साउंड डाइज अवे, अगर कोई साउंड डाई अवे हो जाता है मतलब वो क्या, कम हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ग्रो, लाउडर नहीं हो जाएगा, सडनली तो नहीं रुकेगा, फेड स्लोली, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो इसमें 19 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैन आर्ग्यूमेंट्स डाई डाउन, जब आर्ग्यूमेंट्स मर जाते हैं मतलब क्या, कम हो जाते हैं, डाई डाउन मतलब कम हो जाते हैं। इंटेंसिफाई, बढ़ने तो है नहीं, कंटिन्यू नहीं होंगे, फेड हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है, फेड हो जाएगा। कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग तो एक लिस्ट होती है, कैटलॉग होती है एक लिस्ट, सिंपल, कैटलॉग मतलब लिस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेंटेनरी तो हज़ार नहीं, 100 साल के टाइम को बोलते हैं सेंटेनरी, तो 100 साल का अगर सेलिब्रेशन चल रहा है किसी चीज़ का, तो एनिवर्सरी मना रहे हैं 100 साल की, कि 100 साल हो गए किसी इवेंट को, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इतना डी ऑप्शन करेक्ट है। 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन को बोलते हैं सेंटेनरी। सर्कमलोक्यूशन कब यूज़ करते हैं, जब हम घुमा फिरा कर बातों को बोल रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, तो क्लियरली तो स्पीक कर नहीं रहे, अवॉइड कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच को, हाँ तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच से आप बच रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट है, वही होता है सर्कमलोक्यूशन। एक क्लॉक रूम कौन सा होता है, क्लॉक रूम वो होता है जहाँ पर आप अपने सामान को, अपने सामान जितना भी आपका माल है, जो भी कुछ है आपके पास, कपड़े लत्ते है ना, उन सभी को छोड़ सकते हो, रख सकते हो, वही होता है क्लॉक रूम।
तो स्लीपिंग के लिए नहीं होता, रीडिंग के लिए नहीं होता, वेटिंग के लिए नहीं होता, ये होता है अपने बिलोंगिंग्स को, सामान को छोड़ने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो भाई 24 क्वेश्चन बना दिए मैंने ट्रिकी एमसीक्यूज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसने भी ये 24 क्वेश्चन लगाए होंगे लास्ट तक, जिसने भी यहाँ तक वीडियो को देखा होगा, उसको रट गए होंगे चीज़ें, फिंगर टिप्स पर होंगी अब आपके पास। ये आज के वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आज के वर्ड्स हैं। देखो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो अभी लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट में मुझे बताया करो यार चीज़ें कैसी लग रही हैं आपको, कितनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप यार कमेंट भी नहीं करते आप, ये तो गलत बात है ना यार। इतना तो कर लिया करो, मैं सुबह सुबह उठकर 2-3 घंटे आपके मेरे वेस्ट होते हैं इस चीज़ में, तो आप कम से कम इतना तो कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, हो सकता है तो शेयर भी कर दिया करो। टुडेज़ वर्ड्स, आज के वर्ड्स हैं अनवारंटेड। देखो इन वर्ड्स को पढ़ो, जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको स्पेलिंग भी इनकी क्लियर रहेंगी, जब आप इनको लिखोगे तो आप स्पेलिंग, वहाँ जो आता है ना एग्जाम में स्पेलिंग का डिटेक्शन वाला कि भाई फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, वो वाला पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको। जब आप इसको करते रहोगे ना तो यही हो जाएगा, पढ़ते हुए और लिखते हुए। सबको लिखो, एक सिंगल वर्ड में इसका मीनिंग लिख देना कमेंट में, जिससे कि औरों को भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी याद हो जाएगा। मुझे लगता है ये वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, नहीं भी हुए तो आप गूगल करके भी लिखोगे, तब भी आप लर्निंग के प्रोसेस में हो, ठीक है। मैं एक बार इनको पढ़ देता हूँ सारे वर्ड्स को, आप इनको कमेंट्स में लिखना और इनका सिंगल मीनिंग लिखना। बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस है ये, अगर आपने ये प्रैक्टिस फॉलो कर ली कुछ महीने, तब आप वोकैब के चैंपियन बनने ही बनने तय हो, इसका ये मेरी गारंटी है। अनवारंटेड, डायल्यूट, लैंडमार्क, डिस्क्लोजर, एनकम्ब्रेंस, आउटकम, अपहेल्ड, विद होल्ड, इन्वेजन, सेफगार्ड, हार्मोनाइज, स्क्रूटनी, ये वर्ड्स हैं, इनको कमेंट में जरूर लिखना। ओके, कुछ बच्चे कर रहे हैं बहुत तरीके से चीज़ों को, तो आप सभी लोग करें तो ज़्यादा मजा आएगा। आंसर की है, ठीक है, आंसर की है, और आंसर की में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ से डाउनलोड करने, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और जितना कुछ आज था सब कुछ पढ़ना, पूरी पीडीएफ को पढ़ना। एडिटोरियल से खुद से आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश करना, जब आप करोगे खुद से तो समझ में आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सारे कॉम्प्रिहेंशन के, ग्रामर के, और ये जो ट्रिकी एमसीक्यूज थे प्रैक्टिस वाले वोकैब के लिए, इन सबको अटेम्प्ट करना और देखना आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। अगर आप 24 में से 15+ स्कोर कर गए तब आप ठीक चल रहे हो, और 20+ अगर कर गए तो भाई साहब आप तो गजब कर दे रहे हो। देखना इस साल के एंड तक क्या हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऑलराइट, और अब मैं आपसे कल मिलते हैं आप, और मुझे उम्मीद है आप मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।